नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका दोस्त हेमंत देश पांडे आपके सामने हाजिर है। तो शुरू करते हैं पावर पैक रिवीजन का पहला सेशन देश पांडे सर के साथ। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्या है भाई? ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात? देखिए, पहले हम ये समझ लें कि हम पार्टनरशिप को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो सैंपल पेपर्स, बोर्ड की मार्किंग स्कीम, ब्लूप्रिंट, अलग अलग ऑथर्स की किताबों का मंथन करके मैंने आपके लिए कुछ चीज शॉर्टलिस्ट की। पहले तो ये समझ लें, पूरे पार्टनरशिप को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है बेसिक्स में फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन पीएसआर। इन तीनों को अगर देखें तो ऐसा लग रहा है कि लगभग 6 1 मार्कर्स और 2 3 मार्कर्स पूछे जाने की संभावना है। यानी 12 मार्क का वेटेज मिल जाता है फंडामेंटल्स को, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स को और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मैं ये एग्जैक्ट नहीं कह सकता आपको कि कहां से, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा, लेकिन मोटा मोटी एक अंदाज ये बता रहा है। एडमिशन 2 1 मार्कर और एक 6 मार्कर दिख रहा है। 8 मार्क का क्लियर कट वेटेज है। यानी कि पूरे 80 मार्क के पेपर में अगर 8 मार्क्स का अकेला एडमिशन है तो मुझे लगता है 10% किसी पेपर का एक चैप्टर कवर करे, जैसे कैश फ्लो, वो भी 8 मार्क। तो ये 2 चैप्टर ही हमको 20% मसाला प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए कि हम चाहे जो हो जाए, एडमिशन और कैश फ्लो, इन 2 को तो घोट के पी जाऊंगा मैं। रिटायरमेंट डेथ 10 मार्क, 2 चैप्टर है। एनालिसिस ये कह रहा है कि 1 मार्कर का एक और 3 मार्कर एक और एक 6 मार्कर, इस तरह से 10 मार्क्स। डिसोल्यूशन एक छोटा क्वेश्चन 4 मार्क का जर्नल एंट्री का, या छोटा सा सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का, या कोई मिसिंग फिगर का, और 2 सिंगल मार्क का क्वेश्चन। तो चलिए, ये एनालिसिस के बाद मैंने ये पाया कि मेरा सबसे ज्यादा वेटेज फंडामेंटल्स और गुडविल और चेंज इन पीएसआर लेके जा रहा है। तो मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आप ये ध्यान रखें। देखिए, फंडामेंटल्स जो बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर है उसमें पढ़ने जैसा क्या है, सुनिएगा ध्यान से। पेन, कॉपी, पेंसिल अपने सामने रख लें, नोट डाउन करें। अगर कुछ रह जाए तो रिवाइंड करें, पॉज करें, दोबारा सुने, हेडफोन लगा के सुने। मगर ये मिस किया तो फिर सब मिस किया, ध्यान रखिएगा। फंडामेंटल्स, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। पहले मैं आपको थ्योरी के बता देता हूं। जैसे पार्टनरशिप की डेफिनेशन, सेक्शन 4, पार्टनरशिप इज the relation between 2 or more persons who have agreed to share profits and losses of a business which is carried on by all or any one of them acting for all. इसमें elements छुपे हैं, 2 or more persons. agreement written, oral, कैसा भी हो सकता है। agreement होना जरूरी है, written होगा, verbal होगा, इस पर कोई जरूरत नहीं। written agreement partnership deed कहलाता है। who have agreed to sharing of risk, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, लीगली परमिटेड बिजनेस के लिए आप पार्टनरशिप बना सकते हैं, विच इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी एजेंसी रिलेशनशिप, म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ईच पार्टनर इज बाइंडेड बाय द एक्ट ऑफ ईच अदर। मतलब यू whatever do in the capacity of a partner in society, you must remember that your every act is going to affect other partners, their interest, firm's interest, and in turn your interest. So partnership की definition और elements MCQ के लिए बता रहा हूं मैं।
मतलब नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, कौन सी कंडीशन में 100 हो सकते हैं, वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सा एक्ट है जो बोलता है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होने चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 साइलेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। वहां पार्टनरशिप एक्ट नहीं कुछ बोलता, कंपनीज एक्ट वहां इंटरवीन करता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की बात करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आंसर निकालो, अपनी खुद की राइटिंग में लिखो, 50 कब, 100 कब, कौन सा एक्ट, कौन सा सेक्शन। आगे चलो, आगे चल के बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? यस, रिजर्व्स एंड अप्रोप्रिएशन प्रोविजंस, ये क्लास 11 में हमने टॉपिक पढ़ा है। Reserves are treated as appropriation of profit, whereas charge is provision. So, हमारी फर्म हमारे पार्टनर्स को जो भी देगी, आईओसी, सैलरी, कमीशन, राइट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये सब अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा, यानी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इन केस ऑफ प्रॉफिट नॉर्मल मिलेगा, इन केस ऑफ लॉस नहीं मिलेगा, और इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट, यस, ध्यान रखना, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। क्या करते हैं ऐसे में? ऐसे में अवेलेबल प्रॉफिट को इनकम रेशियो में बांटते हैं। अगर मान लीजिए इनकम खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर की इनकम की बात कर रहा हूं मैं, फर्म के लिए तो वो एक्सपेंस है, तो आईओसी के रेशियो में अवेलेबल प्रॉफिट को बांटो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हें पता कैसे चलेगा प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट? सिंपल, एक हाथ में नेट प्रॉफिट को रखो, कितना दिया है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं उसमें तो कर लीजिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल टू अ पार्टनर एंड रेंट पेबल टू अ पार्टनर is charged against profit. Therefore, these are the items to be recorded in profit and loss account. अब अगर आपने उनको P&L में रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गए आप, एरर ऑफ ओमिशन, तो आपको उसको P&L अप्रोप्रिएशन में आके सुधारना होगा और अपने नेट प्रॉफिट को वर्किंग नोट में या P&L एडजस्टमेंट के थ्रू या P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड में माइनस करके सुधारना पड़ेगा। तो कोई भी चार्ज अगर आप मिस कर जाते हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन में माइनस करेंगे, करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालेंगे, फिर रखेंगे सामने अप्रोप्रिएशंस। क्या देना है? आईओसी। जोड़ लो दोनों आईओसी को, 3 पार्टनर है, तीनों का आईओसी जोड़ लो और फिर अपने नेट प्रॉफिट से कंपेयर करो मेरे भाई, कंपेयर करो, लिख लो। अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि नेट प्रॉफिट और आईओसी के बीच में ये रिश्तेदारी आ गई, तो वो है इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस। फिर क्या करना? आईओसी का रेशियो बनाना और उस रेशियो में इस प्रॉफिट को बांट देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। 31 मार्च 2023 को 3 मार्क का क्वेश्चन जो फंडामेंटल चैप्टर से आना है, उसमें इनसफिशिएंट प्रॉफिट की संभावना गहरी लग रही। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या फर्क है, ये याद कर लीजिएगा। डिफरेंस कम से कम 3 बेसिस। P&L account is extension of trading account, whereas P&L appropriation account is extension of P&L account. एक ट्रेडिंग के बाद बनता है, एक P&L के बाद बनता है। P&L ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से स्टार्ट होता है, P&L अप्रोप्रिएशन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस से स्टार्ट होता है। P&L अकाउंट का एंड रिजल्ट नेट प्रॉफिट कहलाता है, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एंड रिजल्ट डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है, राइट। P&L अकाउंट में चार्जेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। चार्ज मीन्स मैंडेटरी एक्सपेंसेस विच आर कंपल्सरी, which are unavoidable, which are fixed, which
which don't depend on the size of profit. समझ रहे हो? Appropriations flexible होते हैं. They can change according to size of profit. Profit कम है तो कम कर देंगे. प्रॉफिट ज्यादा है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा पार्टनर्स को. अप्रोप्रिएशन. तो एक क्वेश्चन ही याद कर डालो. चार्ज और अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस. दो डिफरेंस बता चुका हूं मैं, ध्यान देना. पीएनएल एंड पीएनएल अप्रोप्रिएशन. चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन. आगे बात आती है ड्रॉइंग्स की. जी हाँ दोस्तों, ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस चैप्टर का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है. एक क्वेश्चन मुझे 3 मार्क का और में जब आएगा तो ऐसा लग रहा है कि दिल है कि मानता नहीं और तू है कि मुझे जानता नहीं. आईओडी पे भी तो क्वेश्चन आ सकता है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. मगर सोचो, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल और ड्रॉइंग्स इन लिeu ऑफ प्रॉफिट में क्या फर्क है? So drawings out of capital are a part of capital withdrawn on permanent basis which does not attract IOD but definitely affects IOC. Interest on capital reduce हो जाएगा, IOD का सवाल ही नहीं उठता. मगर drawings in lieu of profit means पार्टनर अपने को मिलने वाले प्रॉफिट के अगेंस्ट कुछ एडवांस उठाता है फर्म से, जो प्रॉफिट उसे फ्यूचर में मिलने वाला है. उसके बदले में, अरे यार तुमने पढ़ा है बिल डिस्काउंटेड बिफोर मैच्योरिटी. ओ सॉरी, नहीं पढ़ा. तुम्हारी बैच में तो बिल ऑफ एक्सचेंज डिलीट हो गया था, वरना तो तुम बहुत फायदे में रहते. बिल डिस्काउंटेड बिफोर मैच्योरिटी का मतलब है ड्यू डेट से पहले मैं किसी से पैसा मांग रहा हूं, जो पैसा मुझे बाद में मिलना है मैं पहले मांग रहा हूं. ऐसे ही ड्रॉइंग्स इन लिeu ऑफ प्रॉफिट होता है, जो पैसा मुझे बाद में मिलना है वो मैं पहले मांग रहा हूं, तो मैं उस पे इंटरेस्ट पे करूंगा मेरी फर्म को. राइट? तो आईओडी तो फिर किस पे लगेगा? ड्रॉइंग्स इन लिeu ऑफ प्रॉफिट पर लगेगा. अब ड्रॉइंग में भी आपके पास दो पॉसिबिलिटीज. आप लंप सम पैसा निकालते हो, आप इंस्टॉलमेंट में पैसा निकालते हो. अगर इंस्टॉलमेंट में निकाल रहे हो तो इवन और अनइवन. इवनली ड्रॉन मतलब एक फिक्स अमाउंट एट अ रेगुलर इंटरवल आप ड्रॉ करते हो. आपने पढ़ा है उसमें आईओडी. क्या पढ़ा बेटा उसमें? मंथली. मंथली में 3 ऑप्शंस. क्या क्या है मंथली के 3 ऑप्शंस? बिगिनिंग, मिडिल एंड. 10,000 drawn on first day of every month, 10,000 drawn in the middle of every month and 10,000 drawn at the end of each month. IOD लगाने जाओगे 6.5 महीना, 6 महीना, 5.5 महीना. कैसे? सीख लो. एन मान लो, नंबर ऑफ मंथ्स इन ईयर 12 होते हैं आमतौर पे, एक्सेप्शनल सिचुएशन जाने दो. n प्लस 1/2, n by 2, n minus 1/2. Time left, that is number of months left after first drawing plus number of months left after last drawing divided by 2, एवरेज पीरियड देगा आपको. समझ में आ रहा है आपको? लेकिन ये कब? इवनली ड्रॉन है, मंथली है, थ्रू आउट द ईयर या एक पर्टिकुलर पीरियड में एक जैसा ड्रॉइंग कर रहा है. अमाउंट फिक्स है और इंटरवल बिटवीन 2 ड्रॉइंग्स इज ऑल्सो फिक्स, सेम, यूनिफॉर्म थ्रू आउट. मंथली होगा 6.5 महीने का एवरेज पीरियड. ये जो कॉलम है ये एवरेज पीरियड का कॉलम है. बिगिनिंग में 6.5 महीना लगाना, मिडिल ऑफ ईच मंथ में 6 महीना लगाना,
एंड ऑफ ईच मंथ में 5.5 महीना लगाना। लेकिन अगर यही बात क्वार्टरली पे आ जाए मेरे दोस्तों, क्वार्टरली ड्रॉइंग्स, तो आप जानते हो, आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा है क्वार्टाइल डेविएशन। देयर आर 4 क्वार्टर्स इन अ ईयर, ईच ऑफ 3 मंथ्स। बोलो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर या 4-4 महीने के 3 क्वार्टर? जल्दी बताओ। सही कहा, 3-3 महीने के 4 क्वार्टर, n/4। तो अगर क्वार्टरली ड्रॉइंग्स कर रहा है पार्टनर, तो फिर वहां संभावना यही आएगी, बिगिनिंग मिडिल एंड। बिगिनिंग में 7.5 महीना, मिडिल में 6 महीना और एंड में 4.5 महीना। अगर थ्रू आउट द ईयर प्रॉपर ड्रॉइंग्स हो रहे हैं और साल पूरे 12 महीने का है तो, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों कि बीच में बिजनेस स्टार्ट होता है और इस बार असर्शन रीजनिंग में या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में मुझे ऐसा लग रहा है छोटू, एक सवाल तो देंगे तुम्हारा, 12 महीने का काउंटिंग पीरियड नहीं होगा, जिसमें क्या होगा फिर उसमें? Ramesh and Suresh started business on 1st July. They closed their books on 31st March. Ramesh drew rupees 10,000 at the end of each quarter. तो अरे भाई, जिसका बिजनेस जुलाई में शुरू हुआ, मार्च में खत्म होगा, तो फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर तो 9 मंथ्स का ही हुआ ना, तो क्वार्टर तो 3 ही हो पाएंगे ना। परिभाषा बदल जाएगी, रट के मत चले जाना। 7.5 महीना, 6 महीना, 4.5 महीना, ये तो तब जब 12 महीने का पीरियड हो। 9 मंथ्स का है तो लगाओ फॉर्मूला, पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, यानी अगर वो क्वार्टर के एंड में ड्रॉइंग कर रहा है तो जुलाई में बिजनेस शुरू हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर, पहला ड्रॉइंग 30 सितंबर को करेगा, 6 महीने बचे हैं, आखिरी ड्रॉइंग 31 मार्च को करेगा, 0 महीना बचा है, तो 6 + 0/2, 3 मंथ्स इंग्लिश पीरियड आ जाएगा। पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग प्लस पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइडेड बाय 2। लेकिन इस बीच में एक और इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे चैप्टर में काम आएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे हैं, कोई पैसा तो आपसे ले नहीं रहे, आपको पता है। आपसे किसी ने कहा भी नहीं होगा कि यूट्यूब पे इस चैनल के लिए आप 10 रुपया 15 रुपए का टिकट लीजिए, या फिर फलाना 300 रुपए का रजिस्ट्रेशन कराइए, या फिर ये क्लास के लिए इतना पैसा दीजिए, उतना पैसा दीजिए। बहुत सारा गोरख धंधा चल रहा भाई पढ़ाई के नाम पर, बहुत गोरख धंधा चल रहा है। मगर हम क्या कह रहा हूं, सुनो तो सही, कुछ फर्क नजर आता है। 8% पर एनम और 8% में, ये डिसोल्यूशन में भी आ सकता है। कहां आएगा मैं बताऊंगा, मेरे साथ बने रहना डिसोल्यूशन तक। पर एनम वर्ड अगर आपके पास है तो आपको फॉर्मूला चाहिए PRT, R/100, और मंथली ड्रॉइंग से इसलिए T/20। पर एनम जब होता है तो ही टाइम का रेफरेंस लिया जाता है, क्योंकि ये रेट होती है वार्षिक, एनुअल रेट होती है। इसको जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो ये मंथली में कन्वर्ट होती है, और जितने मंथ का चाहिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। और अगर पर एनम नहीं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड टी हट जाएगा। पर एनम ध्यान रखिएगा, अगर ड्राइंग्स के केस में या ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का ड्यूरिंग द ईयर हो रहा है, चाहे एडिशनल कैपिटल हो, चाहे ड्राइंग हो, डेट अगर गायब है, राइट, तो पर एनम चेक कर लीजिएगा। पर एनम अगर है तो टाइम चाहिए, पर एनम नहीं है तो टाइम नहीं चाहिए। पर एनम के साथ अगर डेट गिवन है तो अकॉर्डिंग टू टाइम चलो।
पर एनम के साथ अगर डेट मिसिंग है तो एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लगाओ। इसका ये छोटा सा चार्ट अपनी कॉपी में बना डालिए। ये मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है। मैं आपके साथ वही चीजें शेयर करूंगा अपने पावर पैक रिवीजन में जो काम की हो। पर एनम और डेट का संगम, अगर पर एनम और डेट दोनों हैं तो गो बाय डेट, एक्चुअल टाइम कैलकुलेट करें। पर एनम है, डेट गायब है, एवरेज पीरियड ले लें। एवरेज पीरियड वैसे तो 6 मंथ्स होगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपनी अकल खुद लगाना, नकल में भी अकल की जरूरत होती है। अगर पूरा साल नहीं है तो नंबर ऑफ मंथ्स को आधा कर लेना। जुलाई में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मार्च में भी बुक्स क्लोज हो रही, 9 मंथ्स का आधा 4.5 मंथ हो जाएगा। अक्टूबर में बिजनेस स्टार्ट हुआ है, मार्च में बुक्स क्लोज हो रही है, 6 महीने का आधा 3 महीना हो जाएगा। और इस तरह से ध्यान रखिएगा। पर एनम नहीं है तो डेट का होना नहीं होना कोई मतलब नहीं रखता। विदाउट टाइम पीरियड, P इंटू R बाय 100, इसको हम बोलते हैं कॉमर्स की भाषा में इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट, बिल्कुल पूरे साल का बिना टाइम के रेफरेंस ब्याज निकाला जाएगा। तो आईओडी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मैं आपको बता रहा था कि ड्रॉइंग 2 तरीके का हो सकता है, अमाउंट ड्रॉन आउट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ड्रॉन इन लिeu ऑफ प्रॉफिट। इसका भी डिफरेंस याद कर लीजिएगा। तो अभी तक मैं आपको 3 डिफरेंसेस बता चुका हूं। पहला पीएनएल वर्सेस पीएनएल अप्रोप्रिएशन, दूसरा चार्ज एंड अप्रोप्रिएशन, और तीसरा ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स इन लिeu ऑफ प्रॉफिट। कुछ बात भेजे में जा रही है, जाने दो। चौथा डिफरेंस, कैपिटल अकाउंट 2 मेथड से बनाया जा सकता है, फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं, इसका मतलब देयर कैपिटल्स आर अलाउड टू चेंज, ओनली सिंगल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन दैट ऑल द आइटम्स इंक्रीजिंग कैपिटल आर put on credit side and all items decreasing capital are put on debit side. क्या क्या आएगा क्रेडिट पे? ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट। डेबिट पे क्या आएगा? कैपिटल विड्रॉन, ड्रॉइंग्स इन लिeu ऑफ प्रॉफिट, आईओडी, और कभी कभार लॉस हो सकता है, बैलेंस आ जाएगा। यानी कैपिटल अकाउंट जब सिंगल बन रहा है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है, पार्टनर्स कैपिटल्स आर अलाउड टू चेंज, ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इस पे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉब्लम यही तो है। 20 एमसीक्यूज हैं बेटा पूरे अकाउंटेंसी के पेपर, और एमसीक्यू में सबसे खतरनाक होते हैं असर्शन रीजनिंग। समझ नहीं आता कब असर्शन सही है स्टेटमेंट और उसका रीजन सही है, क्या रिश्ता है उन दोनों के बीच में, बहुत गहराई से समझना पड़ता है। जब तुम्हारा थ्योरी का ज्ञान अच्छा होगा तो तुम वो रिश्ता, वो कनेक्ट स्टैब्लिश कर पाओगे। इसलिए थ्योरी पढ़ना, मैं जो ये बता रहा हूं इसको रिवाइज करना, फिर से देखना, हेडफोन लगा के रिपीट करके सुनना। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में 2 अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल कैन चेंज ओनली अंडर 2 सर्कमस्टेंसेस। सबको पता है, ये आंसर इतना कॉमनली जानते हैं 100% बच्चे, किसी भी स्कूल का हो, किसी भी कोचिंग का हो, कहीं का भी हो, वो जानता है फिक्स्ड कैपिटल ऑफ अ पार्टनर विल चेंज, यस, ड्यू टू एडिशनल कैपिटल एंड कैपिटल विड्रॉ। 4 चीजें तो आती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, फॉर्मेट आ सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसा वाला भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर।
तो आपको जब पता है कि उसमें 4 ही चीजें आती है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, तो इन 4 के अलावा जो दिया होगा वो नहीं आता उसमें। पहचानना सीखना, फॉर्मेट याद करना। फिक्स्ड कैपिटल में एक और अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट, एंड करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर में शो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट हो सकता है, ये तुमने क्लास 11 में कैश बुक चैप्टर में बीआरएस में सीखा है। बिजनेस का जो अकाउंट बैंक में चलता है वो करंट अकाउंट होता है और वहां ओवरड्राफ्ट हो सकता है। पार्टनर का जो अकाउंट फॉर्म में चलता है फिक्स्ड कैपिटल के साथ, वो भी करंट अकाउंट होता है, उसमें भी ओवरड्राफ्ट हो सकता है। तो करंट अकाउंट में शो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, बट कैपिटल अकाउंट कैन नॉट शो क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कभी भी नेगेटिव बैलेंस शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें प्रॉफिट लॉसेस का रोल नहीं होता। एंड पार्टनर अननेसेसरी कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकता। कैपिटल विड्रॉन कैन नॉट बी मोर देन कैपिटल डिपॉजिट, so it can show zero balance but it can't show negative balance. करंट अकाउंट में आप ड्राइंग कर सकते हो, करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। तो करंट अकाउंट जब बनाएंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे भी आ सकता है, डेबिट पे भी आ सकता है। स्टडी करने की बात है, फॉर्मेट देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, or classify the following items to be recorded in capital or current account if the capitals are fixed. तो आपको बताना पड़ेगा ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। ऐसा मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर आता है सर इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट वैसे तो 2 टाइप की है, मगर जब दोनों एक साथ आ जाए तो तीसरा टाइप भी बन जाता है, when the two guarantees coexist. Guarantee by partner to partner and guarantee by partner to firm and 2 guarantees together. See, guarantee is always for minimum share of profit. मतलब किसी एक पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं कि भाई साहब आपको इतना अमाउंट प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा, इससे कम अगर मिला तो बाकी के पार्टनर्स अपने प्रॉफिट में से देने का प्रॉमिस करते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, गारंटी हमेशा डिविजिबल प्रॉफिट पर बेस्ड होती है। तो पहले आपको नेट प्रॉफिट को डिविजिबल प्रॉफिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कच्चे में बना लेना, by PNL NP, then IOD, to IOC, to salary, to commission, to transfer to general reserve. फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाएगा, उसे बांट देना। 3 पार्टनर है, तीनों में बांट देना, 4 है, चारों में बांट देना। फिर जिसको गारंटी मिली है, मान लो बी को गारंटी मिली है 70,000 प्रॉफिट मिलेगा और उसका शेयर आ रहा है 65,000, ये है उसको गारंटी किया अपन ने, और ये आ रहा है उसका एक्चुअल शेयर। तो आ गया उसका डेफिसिट, डेफिशिएंसी 5,000। अब इस डेफिशिएंसी को कौन पूरा करेगा? तो इसके लिए एग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा। डिफॉल्ट में बचे हुए पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं भाई साहब, और डिफॉल्ट नहीं लग रहा होगा तो क्वेश्चन में गिवन होगा ए अकेला देगा या सी अकेला देगा या दोनों मिलके देंगे। अगर दोनों मिलके देंगे तो रेशियो गिवन होगा, उस रेशियो में से बांट देना। रेशियो नहीं गिवन हो तो पीएसआर, पीएसआर का मतलब है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, गारंटी बी को मिली है, तो ए और सी के बीच में रेशियो है 3:1, तो इस डेफिसिट को 3/4 ए भरेगा और 1/4 सी पूरा करेगा। तो या तो रेशियो गिवन होगा या नहीं गिवन होगा। गिवन हो तो गिवन वाला लगा लो, नहीं गिवन हो तो जिसको गारंटी दी उसको हटा लो। बचे हुए लोग अपने रेशियो में सेक्रीफाइस करेंगे, अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट। एंट्री बन जाएगी AC/B। अब आती दूसरी गारंटी जिसमें कोई पार्टनर ने बड़बोला पार्टनर यानी मैं फर्म के लिए 5 लाख रुपया हर साल कमाऊंगा,
अरे भाई, तूने कभी इतना पैसा पहले कमाया है? यहाँ कमाऊंगा बोल रहा है। तो बोल दिया, अब बोल दिया तो बोल दिया ने। साल के एंड में देखा तो प्रॉफिट आया 3.5 लाख रुपया। बोला था मैंने 5 कमाऊंगा, कमा पाया 3.5 लाख रुपया, मैंने कमाया 1.5 लाख कम। तो जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तो सबसे पहले उसके कैपिटल अकाउंट से या उसके करंट अकाउंट से उतना अमाउंट निकाल के लाओ जितना उसने कम कमाया। एक छोटी सी एंट्री छाप लो, ये काम की एंट्री है। जैसे बी ने गारंटी दी है तो बी का कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट डेबिट करो। 1.5 लाख रुपया उसकी कैपिटल से निकालो और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डाल दो। इसके बाद का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होगा जैसे आप आमतौर पर करते हैं। बाय P&L नेट प्रॉफिट फॉलोड बाय बीस कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख रुपया बी से ले लिया, आईओडी है तो आईओडी डाला, डेबिट में आईओसी सैलरी कमीशन डाला, फिर डिविजिबल प्रॉफिट निकाला, उसे बांट दिया। दोनों गारंटी अगर एक साथ आ जावे तो ये वाली गारंटी पहले सॉल्व करना। कौन सी? गारंटी बाय पार्टनर टू फर्म, लिख लो नोटबुक में। दोनों गारंटी अगर एक साथ आती है, टी.एस. गरीवाल साहब की जो किताब है उसमें क्वेश्चन है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, राइट, वो दोनों गारंटी एक साथ वाला क्वेश्चन है। तो उसमें पहले हम पार्टनर ने जो गारंटी फर्म को दी है उसको सॉल्व करेंगे, तभी तो जाके हमारा डीपी सही निकलेगा। और फिर दूसरी वाली गारंटी जो पार्टनर ने पार्टनर को दी है वो सॉल्व करेंगे। तो गारंटी पे भी देखिए, मैं आपको क्या कर रहा हूं, पहले आपको एक सफर करवा रहा हूं पूरा कि आपके कोर्स में क्या है, और जो आपने पढ़ा हुआ है वो आपको खड़ा ऐसे याद आएगा कि हाँ यार ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही। तो पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे होते तो यहाँ फॉर्मेट बनाते, सब एंट्रीज लिखते और बोर करते हैं आपको। ये तो आपने ऑलरेडी किया। अगर आप मान लीजिए नहीं किए हैं तो हमारा डिटेल्ड वाला वीडियो भी है। ये तो पावर पैक वाला देख रहे हैं आप ओरिजिनल वीडियो देखिए जिसमें फंडामेंटल चैप्टर को, अकेले फंडामेंटल चैप्टर को 7 सेशन में पढ़ाया गया है। यहां तो पूरा कोर्स 7 सेशन में हो रहा है साहब। तो कोई बिगिनर हो अगर कि नहीं साहब मैंने तो अभी कल ही कोर्स देखा और आप पढ़ना शुरू किया है, तो उसको तो वो सारा देखना चाहिए, 24 घंटे देखना चाहिए, ताकि सम्मानजनक 80, 90, 95, 95 मार्क्स आ सके। ठीक है, कोई बात नहीं। इसका आखिरी टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसका मतलब है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तुमसे प्रॉफिट बांटने में कुछ गड़बड़ हो गई तो तुम क्या करोगे? पता लगाओगे एरर क्या हुई, एरर का इफेक्ट क्या आया, और उसको अब कैसे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सुधारा जाए। म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ फंड्स होता है। प्रॉफिट जो बांटा गया उसमें किसी एक पार्टनर को अननेसेसरी ज्यादा रुपए मिल गए। टेबल बना लो, एक कॉलम पर्टिकुलर्स का रख लो, एक कॉलम फर्म का रख लो, और नंबर ऑफ कॉलम जो अमाउंट के हैं वो जितने पार्टनर है उतने और रख लो। यानी टोटल अमाउंट कॉलम कितने होंगे? नंबर ऑफ पार्टनर्स प्लस 1। अगर मेरे 3 पार्टनर है तो अमाउंट के 4 कॉलम चाहिए, फर्म का भी चाहिए। फर्म डेबिट क्रेडिट, एक्स डेबिट क्रेडिट, वाई डेबिट क्रेडिट और जेड डेबिट क्रेडिट। इस तरह से ये छोटा सा फॉर्मेट बन जाएगा। इसको बोलते हैं एनालिसिस टेबल, राइट? एनालिसिस टेबल। इसमें हम क्या करते हैं, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ के पता लगाते हैं कि अकाउंटेंट महाशय से जिन्होंने होली के दिन भांग पीने के बाद अकाउंट्स बनाए हैं क्या गलतियां कर दी। Interest on capital was not allowed, interest on drawing was not charged, salary was not given, commission was not given, profit sharing ratio was 2:1, but the profit was distributed equally. जय राम जी की मैं कोई बुला लेता है।
मैं अकाउंटिंग कर देता, थोड़ा टॉपिक तो मेरे बच्चों के लिए कोर्स में नहीं आता ना, क्या करें फिर? तो कोई बात नहीं, गलतियों को हाईलाइट कर लो और सबसे पहला पॉइंट, जो प्रॉफिट बांटा है उसे रिवर्स कर लो। ये वर्किंग नोट है बच्चों, इसमें आप कुछ भी खेल खेल सकते हो। प्रॉफिट रिवर्स्ड यानी टेकन बैक, फर्म में क्रेडिट आ जाएगा, पार्टनर्स में डेबिट आ जाएगा। जिस रेशो में दिया उस रेशो में वापस ले लो, ये पहला कदम उठाओ। क्योंकि तुमने प्रॉफिट उन्हें दे दिया, आईओसी सैलरी कमीशन नहीं दिया, आईओडी नहीं लिया, अब करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दो क्या क्या मिस कर गए, आईओसी मिस कर गए, दे दो। फर्म में डेबिट होगा, पार्टनर्स में क्रेडिट होगा, क्योंकि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है। फर्म के एंगल से मैं यहां लिख देता हूं, जो फर्म के एंगल से उसका ऑपोजिट पार्टनर के लिए। आईओडी लगाना भूल गए, कोई बात नहीं, आईओडी फर्म के लिए इनकम है, फर्म में क्रेडिट होगा, मेरे पार्टनर्स में डेबिट होगा। सैलरी देना भूल गए, कमीशन देना भूल गए, फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म में डेबिट होगा, पार्टनर्स में क्रेडिट होगा। चल भाई, इतनी गलतियां बहुत है, अब क्या कर, सबसे पहले एक लाइन छोड़ दे और फर्म के कॉलम को बैलेंस कर। फर्म का टोटल डेबिट का लगा, फर्म का टोटल क्रेडिट का लगा। सबसे पहले फर्म को बैलेंस कर। आमतौर पे तुम पाओगे फर्म का क्रेडिट बड़ा आएगा, डेबिट छोटा आएगा, इसको बोलेंगे नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये होगा हमेशा बैलेंसिंग फिगर। लॉस भी हो सकता है, कोई पट्टा लिखा के नहीं लाए प्रॉफिट का। इधर टोटल आ गया 40,000, इधर टोटल आ गया 30,000। तो प्यारे बच्चों, क्रेडिट बड़ा होता है तो इतिहास गवाह है, रेवेन्यू ग्रेटर देन एक्सपेंस इज अ सिचुएशन ऑफ प्रॉफिट। तो 10,000 प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटोगे, फर्म में डेबिट में आया है तो सम्माननीय पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा, फिर हर एक पार्टनर का टोटल लगाया जाएगा। फर्म तो आपने बराबर कर दी 40-40 दोनों तरफ, पार्टनर्स बराबर नहीं हुए होंगे। अगर इसका टोटल 8,000 आ रहा है, इसका टोटल 12,000 आ रहा है, मतलब इसका क्रेडिट बड़ा है। इसका बहुत अच्छा रूल है यार, विच एवर इज मोर। इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्रेडिट 12,000, एक्स के कॉलम में क्रेडिट टोटल 12,000 है, डेबिट टोटल 8,000 है, कैंसिल करते हैं तो क्रेडिट में 4 बचता है, एक्स क्रेडिट होगा 4,000 से। विच एवर इज मोर, अगर क्रेडिट बड़ा है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दीजिए, डेबिट बड़ा है तो पार्टनर को डेबिट कर दीजिए। लॉजिक पे ना जाए, लेजर का रूल है, बाद में सिखाया जाएगा। इस तरह से हर पार्टनर क्या करेंगे, मैजिक क्या होगा पता है, एडजस्टमेंट एंट्री का डेबिट क्रेडिट अपने आप मैच कर जाएगा। तो पास्ट एडजस्टमेंट की भी संभावना है, लेकिन मेरे को तो तगड़ी संभावना है यार, बार बार अंदर से आवाज आ रही है। फंडामेंटल में मेरे बच्चों से एक तो वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आईओडी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और ये वाले जो मैक्सिमम होंगे इनमें मैनेजर कमीशन कैलकुलेट करना और थ्योरी और वो पूछा जाएगा, और एक चॉइस में डिफरेंस वो जो 4 मैंने बताए उनमें से पूछा जाएगा। ये हमारे फंडामेंटल्स की बात है। गुडविल वैल्यूएशन, चेंजिंग पीएसआर, अगला वीडियो आज ही आ रहा है, देखिएगा और बताइएगा। आपकी और कोई रिक्वायरमेंट हो तो उसे पूरा किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।